बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मुज़फ़्फ़र हुसैन, आपका मैथमेटिक्स टीचर। तो आए आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे और हमारा है चैप्टर नंबर 3, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन है वो सिंपल से एक डिफिनेशन है। ठीक है जी, आप ये लिख सकते हैं, मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर arrangement of numbers। ठीक है जी, यानी मैट्रिक्स का मतलब ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम क्या लेते हैं, मिसाल मैंने 1 2 3 लिखा। ये एक आपके पास नंबर है। इस नंबर को किसी रेक्टेंगल के अंदर, देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपके पास हो गया ना, तो किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको अरेंज करने को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें पाया जाता है मैट्रिक्स में। एक आपके पास वर्टिकल जो लाइंस आपके पास होगा ये कॉलम्स कहलाता है, C1 C2 C3। जबकि इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आप रो कहेंगे। ठीक है जी, जबकि ये वाला आपके पास कॉलम है। तो इस किस्म के जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं जी, मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले आपको इसी चीज़ का ख्याल रखना है। तो जब आपको रो और कॉलम के बारे में पता चलने के बाद फिर आप बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होगा, तो हम यहाँ पे सिंपल कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब द नंबर ऑफ रोज in first matrix and the number of rows in the columns in the second matrix is known as order of the matrix। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर क्या कहा इसका हमने, the number of rows in first matrix and the number of column in second matrix is known as column of matrix, sorry, order of matrix। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में हम ये लेते हैं 1 2 3। अब इसमें कितने रोज़ है और कितने कॉलम्स है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर रो 1 रो 2 रो 3 जबकि कॉलम 1। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें रो और कॉलम 3/1 है। इसको 3/1 ऐसे भी लिखते हैं या इसको 3/1 कहते हैं। ठीक हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसका ऑर्डर क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आपने यही बताना है किसी भी मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद फिर हम
इक्वल मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम हो। ठीक हो गया? जिसमें क्या हो आपके पास, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आपके पास सेम हो। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये है, यानी दूसरे अल्फाज में अगर आप ये कहें, इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन है। एक में तो इसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए। दूसरा, इसमें जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स है, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स वो भी सेम होना चाहिए। ठीक हो गया? कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट आपके पास सेम होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये इक्वल ऑफ मैट्रिक्स है। एग्जांपल, वन, 4, -2 एंड -3। फॉर एग्जांपल, एक ये है मैट्रिक्स ए, और एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 + 0, 2 + 2 और 5 -5 + 3 और -3। अगर आप इसमें देखें दोनों मैट्रिक्स के अंदर, दोनों मैट्रिक्स में आपको क्या नज़र आ रहा है? दोनों मैट्रिक्स में आपको देख रहे हैं कि भाई दोनों का ऑर्डर सेम है। सबसे पहले अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें तो इसमें कितने रोज़ है? ये आपके पास देखें, इसमें ये रो 1 है और यहाँ पे ये रो 2 है। इसमें कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। ठीक है, तो ये कॉलम आपके पास आ गया। कॉलम, इसको कॉलम कहते हैं, ऊपर भी मैंने मेंशन किया था, ये कॉलम है। ठीक है जी, जबकि ये दूसरी तरफ आपके पास रोज़ आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रोज़ कहते हैं, इसको हम रो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनते हैं? इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनते हैं 2/2। ठीक है, इसका भी ऑर्डर क्या बनते हैं? वही चीज़ सेम 2/2 बनता है। एक हो गया, पहला तो ऑर्डर सेम हो गया, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरे कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम होना चाहिए। मिसाल यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 है। देखो 1 + 0 1 आएगा, इधर 4 है, 2 + 2 4 और -2 है तो इधर 5 में से 3 निकालेगा तो -2 है, -3 तो माइनस, तो इसको कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये दोनों में जब सेम आएगा तो हम लास्ट में यही कहेंगे देयरफॉर ए और बी आपस में क्या है जी? इक्वल मैट्रिक्स। ठीक हो गया? इसी के साथ हमारे पास और एक मैट्रिक्स है जिसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें ऑर्डर तो सेम हो लेकिन कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सेम ना हो। ठीक हो गया? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं उसको। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं जी आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर तो सेम हो लेकिन कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सेम ना हो। मिसाल, एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 4 3 2 और दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं ABCD। देख, इसमें अगर आप देखें ऑर्डर सेम है लेकिन कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक हो गया है? तो इसका सब ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, तो इस तरह से आपके पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे क्यू भी आता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि उसके आपके पास जो रैंक है वो आपके पास सेम होगा। अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, वो हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ठीक है जी, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं जी?
रो मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, एक रो। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 1 2 3, ये भी हो सकता है, ठीक है, और सिर्फ ये भी हो सकता है, और 1 और 2 भी हो सकता है। इस तरह के जो मैट्रिक्स है आप 2x2 3x3 मैट्रिक्स के अंदर भी यह कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक रो सिर्फ पाया जाता है। अगर आप देखें तो इसमें भी एक ही रो है, ठीक है, ये एक रो है, इसमें भी एक रो है, इसमें एक रो है। कॉलम से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें सिर्फ रो की बात करेंगे। तो रो अगर आपके पास हो, एक हो, सिर्फ एक रो हो, तो इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, एक ही कॉलम हो, ठीक है जी। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के मतलब क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो एक कॉलम हमारे पास कैसे आएगा, 1 2 3, ठीक है, या आप इसमें 1 लिख सकते हैं, या आप इसके अंदर 1 और 2 लिख सकते हैं, जो सिर्फ आपके पास जिसमें एक ही कॉलम हो, तो इसको कहते हैं जी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर C, यहाँ पे भी C1, तो भी C1, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आएगा। इसके बाद हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम आपके पास इक्वल हो। इफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, जिसमें आपके पास दोनों रोज और कॉलम इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं आप, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ABCD देखें, इसमें रो R1 R2 C1 C2। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल, ठीक है। एक ये भी हो सकता है एग्जाम्पल के लिए, और एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो 3x3 एक मैट्रिक्स ले सकते हैं, 1 0 0, ठीक है जी, 0 2 1 0 0 4, इस तरह का कोई मैट्रिक्स अगर आप लें। इस तरह से और एक मैट्रिक्स हमारे पास आ सकता है 5, इसमें भी आ सकता है। अगर आप देखें इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में बराबर है। इस तरह आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब या, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो, सिंपल, ठीक है जी। इफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, इसको आप कहते हैं जी इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है जी, 4 and 5, 1 4 5, इस तरह के जो नंबर्स आपके पास हों। और भी मैट्रिक्स आ सकता है 1 2 3 8 9 10, इस तरह के मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। यानी जिसमें अगर आप कहें कोई नंबर ऑफ कॉलम्स और रो जिसमें बराबर ना हो, इसको क्या कहते हैं जी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
इस तरह से हमारे पास नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का मतलब आपके पास क्या होता है, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स का मतलब हमारे पास है ऐसा मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं और इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं, ज़ीरो, या इसका और एक नाम भी है एम्प्टी मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, 3 नाम हो गए ना। तो क्या होते हैं जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो। ठीक है जी, 0 0 0 0 0 0 ऐसे भी हो, या 0 0 0 हो, या सिर्फ 0 हो। तो इस किस्म के जो मैट्रिक्स हैं उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स, तमाम के तमाम एलिमेंट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स, मैं डायगोनल मैट्रिक्स को और स्केलर मैट्रिक्स को इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तीनों को साथ पढ़ाऊँगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होते हैं जी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो मेन डायगोनल है एटलीस्ट वन एलिमेंट must not be 0। ठीक है, यानी कम से कम इसका जो मेन डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कम से कम एक ज़ीरो ना, मिसाल 1 0 0 0 2 0 0 0 0। अगर आप देखें इसके अंदर जो मेन डायगोनल्स है हमारा मेन डायगोनल, इसको मेन डायगोनल भी पढ़ते हैं, इसको मेन डायगोनल भी पढ़ते हैं। ठीक है, मेन डायगोनल, या इसका और एक नाम भी है प्रिंसिपल डायगोनल भी पढ़ते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। मेन डायगोनल में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। मिसाल 1 2 0, इसमें देखें कोई से भी 2 एलिमेंट 0 नहीं है। तो कभी कभी होते हैं ये भी 0 होगा, ये दोनों 0 होगा, ये वाला सिर्फ 0 नहीं होगा मिसाल। यानी कम से कम एक एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये है कोई से भी एक एलिमेंट, इन तीनों में से कोई से भी एक एलिमेंट अगर 0 ना हो तब भी हम इसको डायगोनल कहेंगे। दोनों 0 ना हो तब भी डायगोनल, तीनों 0 ना हो तब भी डायगोनल। ठीक है, तीनों सेम नहीं होना चाहिए, तीनों सेम हो गया तो वो फिर अलग कैटेगरीज में जाएगा। ये तीनों आपके पास कोई से भी 2 सेम हो तो मसला नहीं है, तीनों के तीनों सेम नहीं होना चाहिए, तीनों के तीनों एलिमेंट्स। जबकि अगर मैं इसमें स्केलर मैट्रिक्स में कहेंगे तो इसमें तीनों के तीनों एलिमेंट आपके पास सेम होना चाहिए, तीनों के तीनों एलिमेंट। इसके लिए हम जनरल फार्मूला लेते हैं ना, 0 0। अब यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो 2 से आगे होना चाहिए, 2 3 4 आगे, सो 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अब आप इसमें k की जगह पे 2 रखो, सब की जगह पे, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो इस तरीके 3 रखो सारे के सारे। तो जो मेन डायगोनल्स है आपके पास वो सारे सेम होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में सारे के सारे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं, जिसके तमाम एलिमेंट मेन डायगोनल में मौजूद तमाम के तमाम एलिमेंट 1 हो। देखें ये 1 हो, ठीक है, ये 1 हो, -1 ना हो, 1 हो, ओनली 1, सिर्फ 1। जब ये 1 आपके पास हो जाएगा तो हम कहेंगे इट इज़ नोन एज
क्या कहते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप इसको हल करेंगे तो इक्वल टू 0 आपके पास 1 आएगा, इक्वल टू 1। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है। एक में अगर देखें तो आपके पास जो मेन डायगोनल्स हैं हमारे पास, मेन डायगोनल, ये कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जबकि स्केलर में ऐसा नहीं है, इसमें तीनों के तीनों नॉन ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन तीनों के तीनों नॉन ज़ीरो के साथ इक्वल होना चाहिए, या 2 2 होना, या 3 3, या -1 1, या -2 2, या कुछ भी हो सकता है। जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर तमाम के तमाम मेन डायगोनल नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और नॉन ज़ीरो का मतलब यानी 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस किस्म के जो मैट्रिक्स है आपके पास ये होगी। स्केलर भी आ गया, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब आगे और एक मैट्रिक्स है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब आपके पास इसमें नंबर ऑफ कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इफ़ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर इसको मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, कोई से भी आपके पास मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। एक है तो ए ट्रांसपोज होगा। अब एग्जांपल हम इसके लिए लेते हैं, तो एग्जांपल के लिए हम क्या लेंगे, एक मैट्रिक्स है 1 4 5 -2 3 4, ठीक है, ये आपके पास है। इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए के ऊपर ट्रांसपोज। तो ये आपके पास पहले 1 4 5 लिखे, -2 3 4 5, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाया। ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम चेंज, तो ये रो है, रो को कॉलम में लिखेंगे 1 4 5, ये रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे 2 3। तो अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर कुछ और, इसका ऑर्डर कुछ और होता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपके पास है। एक आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों को साथ साथ करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, एक आपके पास आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इन दोनों में ज़रा डिफरेंस देखते हैं। तो इसको मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ए का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ए आ जाए, इस तरह ए के ट्रांसपोज लेने के बाद ए ना आए बल्कि नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ते हैं। दूसरे अल्फाज में ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, वापस वही मैट्रिक्स, यानी कोई फ़र्क ना पड़े, ट्रांसपोज लेने से वही रो रहें, कॉलम वही कॉलम रहें, यानी वहाँ जो पहले 1 था तो उसके जगह पे 1 है, अब देखें यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब इधर 4 है, इधर 4 की -2 है, अगर आगे है ही नहीं, मतलब इनका ऑर्डर ही चेंज है, वहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर भी सेम वही रहता है। अगर ये आपके पास 2/3 है तो वो भी 2/3 रहेगा, ठीक है। ये 4 आपके पास 3/3 है तो ये भी 3/3 रहेगा। तो इस किस्म की जो मैट्रिक्स है उसको कहते हैं आपके पास, क्या कहते हैं जी, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में आपको साइन चेंज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इसका एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है A 5 3 3 5, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखो क्या होगा, डायरेक्ट चेंज करें, मिसाल डायरेक्ट चेंज करना चाहे तो डायरेक्ट चेंज करो, तो ये 5 3
3 5। अगेन वापस वही आ रहा है नहीं आ रहा है, या इसके ऊपर हम ट्रांसपोज लेके नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। देखिए ये रो है, ये आपके पास रो, इसको कॉलम में लिखेंगे, ये 5 लिखा और ये 3 लिखा, ठीक है। और ये आपके पास 5 3 5 है तो इसको 3 5। अब फिर से चेक करते हैं, देखें 5 5 3 3 3 3 5 5 सेम आ रहे ना, इसका मतलब है दोबारा वापस वही मैट्रिक्स आ गया। इसको कहते हैं आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसमें अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं B, तो हमारे पास 0 2 -2 0, ठीक है। इसमें हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये 0 ये 2 इधर -2 इधर 0। अब देखिए चेक करते हैं, 0 के 0 2 के -2 आ रहे हैं ना, ये चेंज हो गया। देखो अब इसमें से इन सब में से मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन निकालूंगा। जब मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो 0 रहेगा, माइनस निकालेगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस निकाला तो ये प्लस था तो इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस और ये 0। तो देखो वापस वही मैट्रिक्स, इसके जब मैं क्या लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ ना, लेकिन B के साथ कौन सा साइन आया, निगेटिव आ रहा है, तो इसको कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये होता है आपके पास कि इसमें साइन चेंज होता है, जबकि सिमेट्रिक में साइंस और साइन वगैरह चेंज नहीं होता, सेम टू सेम वापस वही मैट्रिक्स आते हैं। तो होपफुली की चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको, और कुछ और चीज़ें हैं वो हम साथ साथ करेंगे, जिस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है जी, कोई स्केलर मल्टीप्लाई करना होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हैं, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। पहले हम 3.1 को डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो ये इंट्रोडक्शन था कुछ, अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक्सरसाइज में हमसे पूछ रहे हैं कि राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आपने इसमें नंबर ऑफ रोज लिखने, तो बताएं इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, रो कितने हैं, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितने हैं आपके पास, देखिए 1 है, ठीक है। कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 1/2 बन गया। हमने हमेशा पहले किसको कहा, रो को लिखना फिर कॉलम को। इसमें बताएं जी, इसके अंदर अगर आप बताएंगे तो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, रो कितने हैं 2 है, कॉलम कितने हैं 2 है, तो 2/2 हो गया। इसमें बताएं इसके अंदर, ये थोड़ा सा चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल, अब सवाल सी में आपसे पूछ रहे हैं, सी के अंदर, सी में क्या पूछ रहे हैं, 5/7। अब ये जो 5/7 है बेसिकली ये आपके पास एक ही टर्म है, एक ही टर्म, अलग अलग टर्म नहीं है। इसका और इस तरीके से लिखने में फ़र्क है, ठीक है, ये और इसमें फ़र्क है। ये एक टर्म तस्वर कर, तो इसका मतलब है इसमें एक ही रो है, ठीक है जी, रो 1 है, और एक ही कॉलम है, कॉलम भी 1 है, तो इसमें 1/1 मैट्रिक्स आ गया ऑर्डर। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर अगर आप देखें तो रो 1 रो 2 आपके पास हो गया, जबकि कॉलम 1 हो गया, तो इसमें क्या हो गया 2/1, ठीक है, फ़र्क है ना दोनों में। तो आप इस चीज़ को देखेंगे इस तरह से। इस वाले सवाल के अंदर 4 + 2, अब देखो ये सारे, हाँ इसमें ये वाली भी समझने वाली चीज़ें हैं। क्या लिखा हुआ है, 4 + 2 = 1 + 5, ये सारे एक ही टर्म है, सबके दरमियान प्लस है या मल्टीप्लाई है, तो वापस वही जो ऊपर सी के साथ ट्रीट किया है इसके साथ भी ऐसे ही होगा। तो इसमें कितने हैं आपके पास, रो भी एक है, कॉलम भी एक है, ये सब की जगह पे हम कॉलम 1 लिखेंगे, तो 1/1 मैट्रिक्स आपके पास हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहते हैं भाई, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट। बताएं कि जो पेयर ऑफ मैट्रिक्स है वो इक्वल है या नहीं है। तो इसको समझना है। इक्वल ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमने ये बताया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 1, ठीक है, पार्ट ए। तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि भाई चेक करें कि ये इक्वल है या नहीं है। यानी इक्वल का मतलब हमने ये बताया था, कोई से भी 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा तो उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ठीक है।
और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। और तो इसको ये क्या ये आपके पास इक्वल है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल हम देखने के लिए क्या करेंगे जी, इक्वल देखने के लिए हम चेक करेंगे ये दोनों। अब यहाँ पे 1 है तो इधर 1 है, ठीक है, नहीं है ना। देखो ये भी 25 है, ये भी 25, तो 25 आपस में कैंसिल आउट होगा, तो इधर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर 5, ये 5 बाहर आएगा आपके पास, 5 5 25, तो ये दोनों कैंसिल होगी, इनकी जगह पे 1 आएगा। यहाँ पे 4 चुके 16, तो 4 और 4 4 4 कैंसिल होगी, इसकी जगह पे 1 आएगा। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो उलट हो गया, यानी इसका क्या आ गया 0 1 1 0, उल्टा हो गया। देखो ऑर्डर आपके पास सेम है, बिल्कुल ऑर्डर आपके पास इस दोनों में सेम है, ऑर्डर तो दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम आर नॉट सेम। जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं होगा तो हम, जब एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो गया तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट, ठीक है जी, इट इज़ नॉट इक्वल मैट्रिक्स, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर हो गया चीज़ें। अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कहते हैं 1 2 3 और 1 + 2 + 3 क्या ये इक्वल है, नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने रो है, 1 रो है, कितने कॉलम है, 3, जबकि इसमें बीच में, जब मैंने अभी ऊपर कहा था, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही कहा था, जब बीच में मल्टीप्लाई आते हैं, प्लस आते हैं और डिवाइड आते हैं तो वो एक टर्म तस्वुर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ही होगा, ये 1 + 2 + 3 सबको जम करें तो 6 होगा, तो 6 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1/1 मैट्रिक्स, जबकि ये 1/3 मैट्रिक्स होगा, तो दोनों बराबर नहीं होगा, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इसको ज़रा देखते हैं, सेम वही जो ऊपर हमने कहा था, 1/2 एक ही है, ठीक है जी, 1/2। ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बिल्कुल यही सिचुएशन है। देखो ये वाला 5/7 और 5/7 फ़र्क है ना दोनों में। ये 1/1 मैट्रिक्स है, जबकि ये 2/1 मैट्रिक्स है। सिमिलर यहाँ पे भी है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। इसके बाद जो मैट्रिक्स हैं आपके पास ये और ये 1 + 0 1 0 0 0 0 0 0 1, और इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास क्या मैट्रिक्स आ रहा है आपके पास। तो हम इसमें बात करें तो डी की बात करेंगे, तो डी में ज़रा देखो लिखा हुआ है 1 + 0 और 0 + 0 0 ज़रब 0 1 - 0, एक ये मैट्रिक्स आ गया। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 5 ज़रब 5 / 25 3 ज़रब 0 / 7। अच्छा जी, फिर नीचे हैं 2 - 17 = 15, एक है 17 ज़रब 1/17। तो सवाल जब आप देखेंगे तो ये आपके पास बन गया क्वेश्चन। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या ये इक्वल आ रहे नहीं आ रहे चेक करते हैं। मिसाल इसको किया तो ये 1 आएगा, 0 0 0 आएगा, 0 ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये मैट्रिक्स तो हो गया। यहाँ पे इसको हल करते 5 5 25/25, यहाँ पे 0 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, ठीक है, 0/7। यहाँ पे 2 और 17 में से 2 निकालेगा तो -15 = 15, ठीक है। इधर 17 × 17 अगर आप करें, या 17 17 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो इसकी पे 1 आ गया। इसको थोड़ा आगे हल कर लें तो 25 और 25 कैंसिल आउट होगा तो 1 आ जाएगा, तो इधर 0 हो गया। 15 में से 15 निकालेगा तो 0 1 आएगा। तो देखो बराबर आ रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों का सेम है और ऑर्डर भी दोनों का सेम है, तो इसका मतलब हम कहेंगे इट इज़ इक्वल मैट्रिक्स, इट इज़ इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे ख़त्म। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहते हैं हैदर हसन एंड अहमद स्कोर 7 पॉइंट 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट respectively in a mathematical quiz. Display the data in a row matrix, ठीक है जी, in a column matrix। तो इसको डिस्प्ले करना है, तो वही चीज़ लिखना है आपने
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 3 के लिए सॉरी। तो सबसे पहले मिसाल मैं ऊपर नाम भी लिख सकता हूँ। ऊपर नाम क्या लिखूँगा, हैदर, फिर क्या है आपके पास, हसन, फिर अहमद। ठीक है, तीनों का नंबर आपने डिस्प्ले, एक ने 7 पॉइंट लिया, एक ने 11 पॉइंट लिया और एक ने 10 पॉइंट, ये डिस्प्ले हो गए। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसमें आपने क्या बताना है, टाइप्स बतानी है। कौन से टाइप, टाइप्स हमने पढ़े थे ना, कौन कौन से टाइप, टाइप तो हमने बहुत सारे पढ़े थे। टाइप में एक हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर है, नल है, डायगोनल है, स्केलर है, आइडेंटिटी है, ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है ये हमने बताना है। तो सबसे पहला वाला मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जिसमें लिखा हुआ है 5005, तो इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि रो और कॉलम इक्वल है। एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ गया। दूसरा क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसका जो मेन डायगोनल है वो सेम, मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल सेम। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं और ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स भी है। दूसरा जो बी पार्ट है हमारे पास वो क्या है, वो 0 0 0 3 प्लस 0। तो कौन सा मैट्रिक्स है, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है। तो पहला तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। दूसरा और एक मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, दूसरा ये आपके पास अगर मेन डायगोनल को देखें तो एटलीस्ट एक एलिमेंट 0 नहीं है, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर पार्ट सी। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहे 15 ज़रबे 3 नीचे 9 ज़रबे 5। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है आपके पास, इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। आप पहले इसको थोड़ा सा हल करें, हल भी करें ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो इसमें अगर ना भी करें तो सिंपल है, सिंपल मतलब अगर मैं थोड़ा हल करके आपको बता दूं, ये भी 45 आएगा, ये भी 45 आएगा। तो 45 और 45 आपस में कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो 1 का मतलब क्या है, ये 3-4 चीज़ें हो सकते हैं ना आपके पास। एक तो ये रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपके पास आ सकता है। इसके अंदर एक रो है तो कॉलम मैट्रिक्स, एक आपके पास कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो है तो रो मैट्रिक्स। अच्छा 1 बाई 1 मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है। इसके बाद वाला जो सवाल हैं डी पार्ट, वो हमारे पास क्या है, वो लिखा हुआ है 625/25 17 जमा 15 माइनस 32 18 माइनस 19 जमा 1 3/9। ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो इसको हल करना पड़ेगा ना, जब हल करेंगे तो हो जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, 25 बनता है ना, 25 25 625। जबकि 17 जमा 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 32, 32 में से 32 निकालेगा। ठीक है, 18 और ये -1 आ गया +1 3, जबकि 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 3।
तो ये 1 आ गया कैंसिल आउट। 32 में 32 निकालेगा तो 0, 1 में से 1 निकालेगा तो 0 1 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया आपके पास? इसको क्या कहते हैं जिसका मेन डायगोनल 1 हो? इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या इसको यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, या इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आखिरी 6 जमा 2 8 हो गया, 0 आ गया, -3 ये भी 0 हो गया, ये 8 आ गया, ये 0 ये भी 0, जबकि ये आपके पास 8 और 8 सेम आ गया, सेम। जब सेम आते तो इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी, ये भी आपके पास, इसको डायरेक्टली हम चेक फॉर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है। चेक करने के लिए हमने क्या बताया था? स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में क्या बताया था हमने सिर्फ ये बताया था कि इसमें आपने ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेके दोबारा वापस अगेन वही वापस मैट्रिक्स आ जाते हैं, तो हम कहेंगे ये आपके पास सिमेट्रिक है, अदरवाइज नेगेटिव साइन आता है तो ये इसकी सिमेट्रिक। चेक करना, चेक। तो पहला सवाल 5 2 3 2 9 6 3 6 3, ठीक है। इसका हम लेट सपोज a इज इक्वल टू, इसको a का नाम देते हैं 5 2 3 2 9 6 3 6 3। इसका हमने क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो रो और कॉलम इंटरचेंज होगा, ये सारे, ये रो 1 रो 2 रो 3, इसको हम चेंज करते हैं, इसको कॉलम में लिखते हैं 5 2 3 2 9 6 3 6 3। अब इसको ज़रा कंपेयर करते हैं, 5 की जगह 5 आ गया, 2 की जगह 2, 3 की जगह, यानी इसका मतलब कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ, दोबारा वापस वही मैट्रिक्स आ गया। तो हम कहेंगे इट इज़ ए का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ए आ गया, तो हम कहेंगे इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया। इसके बाद वाला जो सवाल है उसको ज़रा चेक करते हैं। इसके बाद वाला जो सवाल है उसको चेक करते हैं, बी पार्ट। तो बी पार्ट को मैं डायरेक्ट सपोज करूँगा, बी पार्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 0 9 -9 0। तो भी इसको भी यही करना है। लेट सपोज b इक्वल टू, इसको हम b का नाम देते हैं, 0 9। तो इसका आप ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेंगे तो चेंज करें, कॉलम इंटरचेंज करें। जो रो था इसको आप लिखें 0 9, इधर लिखिए -9 0। अब आप देखें ये दोनों थोड़ा सा चेंज आ गया ना, 0 0 9 के -9, इनमें से माइनस कॉमन निकालो, इन सब में से जब माइनस कॉमन निकालेगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जो माइनस है वो प्लस होगा और जो प्लस होगा वो क्या होगा, माइनस। तो हम अब इसको ज़रा कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास जो b का ट्रांसपोज लिया वो -b के बराबर आ गया, आया। सो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे पास क्या है जी, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद वाला जो सवाल है बिल्कुल ये भी वही है, ये भी सेम ये वाला क्वेश्चन है। इसमें माइनस है तो आपको जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। इसमें कोई कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक आएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक। जबकि अगर इसकी बात करें तो इसमें से भी माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 3.1 यहाँ पे। तो होपफुली की चीज़ें समझ में आ रहे होंगी आपको। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह से बाकी एक्सरसाइज को भी हल करते जाएंगे। तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस इसमें अगर रहते हैं, अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ये बता दिया,
कि ये कुछ क्वेश्चन आपने ख़ुद करना है। जब क्वेश्चन नंबर 6 रहते हैं, इसमें ये बताना है राइट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। कोई सा भी आप ऑर्डर 3 का स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी आप लिखें। अच्छा, तो इसमें कह रहे ऑर्डर 3 का लिखना है, तो यही देखें ऑर्डर 3/3 का है ना, ये ऑर्डर 3/3, तो ये वाला सिमेट्रिक का है, ये वाला क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये दोनों एग्जांपल के तौर पर आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर से आप उसको कॉपी पेस्ट नीचे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रहे होंगी आप लोग का। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।